नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की कूटनीति पर, भारत की विदेश नीति पर, जिससे सबसे ज्यादा अगर कोई बौखलाया है तो वो है पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही बलूचिस्तान का नाम लिया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात की, पाकिस्तान की तरफ से बौखलाहट साफ नजर आने लगी। साथ ही आपको ये बता दें कि आंदोलन बलूचिस्तान के लोगों का और ज्यादा तेज होता जा रहा है। यूएन के बाहर भी लोगों ने प्रदर्शन किया है। अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर लोग इकट्ठा होकर बलूचिस्तान को फ्री करने की मांग कर रहे हैं, आजाद करने की मांग कर रहे हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। साथ ही साथ बात होगी कि किस तरीके से पाकिस्तान परेशान है, बौखलाया हुआ है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव को पाकिस्तान ने 1 महीने में 2 बार चिट्ठी लिखी है। चर्चा करेंगे इस पर भी, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह ये रिपोर्ट देखें आप। विश्व के नक्शे पर सांप की शक्ल में बैठा पाकिस्तान बलूचिस्तान पर भारत के रवैये से घबरा गया। बलूच की जनता को पाक सेना अपने पैरों तले कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद रही है। बलूच में पाक से आजादी की आवाज उठाने का मतलब होता है मौत और सिर्फ मौत। पाक अधिकृत कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान तक पाक सेना की जाहिलियत को जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया तो पाक की सत्ता में भूचाल आ गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत एवं स्थायी प्रतिनिधि अजीत कुमार ने पाकिस्तान का निराशाजनक पिछला रिकॉर्ड जग जाहिर किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाक को आतंकवाद पर लगाम लगाने की भी चेतावनी दी। अजीत कुमार ने कश्मीर में गड़बड़ियों का मूल कारण पाकिस्तान का आतंकवाद को बढ़ावा देना बताया। पाकिस्तान को घुटने पर बैठाने की ठान चुकी भारत सरकार ब्रह्मदाग को भारतीय नागरिकता दे सकती है। बलूच रिपब्लिक पार्टी के संस्थापक ब्रह्मदाग बुक्ती के सहयोगियों शेर मोहम्मद बुक्ती और अजीजुल्लाह बुक्ती को भी शरण दे सकता है। बलूच में आजादी की मांग को आग देने वाले ब्रह्मदाग बुक्ती के दादा की पाकिस्तानी सेना ने हत्या कर दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया था। ब्रह्मदाग और भारतीय एजेंसियों के बीच इस साल की शुरुआत से ही नागरिकता को लेकर बातचीत चल रही थी। ब्रह्मदाग की आजादी की लड़ाई से बौखलाए पाकिस्तान ने स्विट्जरलैंड पर ब्रह्मदाग को नागरिकता न देने को लेकर दबाव डाला था। पाकिस्तान के इरादे पस्त करने के लिए पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री अशरफ गनी से मुलाकात की। मोदी ने युद्ध में तबाह अफगानिस्तान को $1 अरब की मदद देने का भी ऐलान किया। दोनों नेताओं ने आतंकवाद से मिलकर मुकाबला करने पर रजामंदी जताई। भारत के कदमों से तिलमिलाए नवाज शरीफ ने 1 महीने में दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून को पत्र लिखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बलूचिस्तान के मुद्दे को उठाने की शिकायत की। बलूचिस्तान को नवाज शरीफ ने आंतरिक मुद्दा बताया। बलूच की आजादी की मांग संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गई। फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट नाम के संगठन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 71वें सत्र के दौरान प्रदर्शन कर बलूचिस्तान को पाकिस्तान के चंगुल से आजाद करने की मांग की। बलूचिस्तान को आजाद होने से अब कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पुनीत सैनी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान पर ही। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय कूटनीति और राजनीति पर भी। बात इस बात पर भी कि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार मानवाधिकार उल्लंघन की बात करता रहा है, बुरहान वानी के नाम पर जिस तरीके से कांटे बोने की कोशिश कश्मीर में पाकिस्तान ने की थी, अब तमाम जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की हो या फिर बलूचिस्तान की, इतनी भयावह हैं कि समझ में नहीं आता कि यूएन के सामने किस मुंह से पाकिस्तान बार बार बात करता है मानवाधिकार उल्लंघन की। इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ पीयूष पंत हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साथ ही साथ मेरे साथ है डिफेंस एक्सपर्ट बीडी मिश्रा जी भी। सबसे पहले सवाल मैं पीयूष जी आपसे लूंगी। जिस तरीके से तमाम चीजें हम तमाम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, उनको देखते हुए किस तरह से हम माने कि क्या कूटनीतिक जो बदलाव हुआ है उससे बहुत फर्क पड़ रहा है, चेंजेस जो है वो नजर आने लगे हैं? देखिए शशि जी, बदलाव कितना होगा अभी तो आने वाले समय पता लगेगा, लेकिन कम से कम जो है एक जो पाकिस्तान को लेके जो एक नज़रिया था भारत का और ख़ासकर प्रधानमंत्री मोदी का, शुरुआत में उन्होंने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन जब दोस्ती के हाथ बढ़ाने के बावजूद जब पाकिस्तान ने वो रिस्पांस नहीं दिया और लगातार आतंकवाद को लेके
पाकिस्तान ने कोई भी कड़ाई नहीं करी और लगातार वो भारत में आतंकवादियों को भेजता रहा है। जी। और भारत ने जबकि काफ़ी सहयोग किया उसका। आपको याद होगा कि जब पठानकोट वाला मसला हुआ वहाँ पे, तो उनकी टीम आई वहाँ से पाकिस्तान की, भारत ने पूरा कोऑपरेशन किया। लेकिन जब भारत की टीम वहाँ जानी थी तो पाकिस्तान ने मना कर दिया। तो निश्चित रूप से देखिए, फिर अब मोदी जी को लगा कि जो है कि इस तरह से जो है एक शांति के तरीके से, दोस्ताना तरीके से शायद पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। हालांकि देखिए, ये बलूचिस्तान का मसला जो था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, उसके शुरुआती दौर में ही ये जो मसला था, जो उनके जहन में था, उनकी एक रणनीति में था कि इस मसले से पाकिस्तान को मात देनी है। लेकिन वो सही समय का इंतजार किया जा रहा था। और जब नवाज शरीफ यहाँ तक पहुँच गए कि उन्होंने जो कश्मीरी में जो कश्मीर घटनाएं हो रही थी, उनको जो है उन्होंने जो है भुनाने की कोशिश की और सिंपैथी करी और उनको कहा कि वो बलिदान दे रहे हैं, वो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान उनके साथ है, इस तरह की जो बातें करने लगी। तो फिर मोदी जी को लगा कि अब यही मौका है जब पाकिस्तान को मात देनी होगी, और इसीलिए उस समय जो है बलूचिस्तान का मसला भारत द्वारा उठाया गया और उससे वही असर भी पड़ा कि एक जो है एक एग्रेसिव नीति जो भारत की दिखाई दी, डिप्लोमेसी, वो फर्क जो दिखाई दिया। अभी तक जो भारत था वो एक दोस्ताना अंदाज में एक धीरे धीरे चल रहा था, शांतिपूर्वक चल रहा था। लेकिन यहाँ पे जो बदलाव आया, जो मैं कहना चाहूंगा कि भारत की डिप्लोमेसी में एक एग्रेशन आया है और वो चेंज नजर भी आ रहा है। और वो चेंज नजर आ रहा है। हमारे साथ रिटायर्ड जनरल एसपी सिन्हा भी हैं। बहुत स्वागत है आपका एसपी सिन्हा जी। मेरा सवाल ये कि पाकिस्तान क्या अपनी ही तमाम चीजों में घिरता हुआ नजर नहीं आ रहा? जिस तरह से आज एक ब्लास्ट हुआ है, इससे पहले भी वहां आतंकवाद किस तरीके से अब घर करने लगा है, किस तरीके से अपने लोगों की ही जान लेने लगा है। बेशक वो डिफरेंशिएट करें कि गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म, लेकिन नुकसान कितना पाकिस्तान को हम सबके सामने है। दूसरा, सीपैक को लेकर आप देखिए कि वहां पर एक सैनिक, मतलब एक अगर वहां पे कोई काम कर रहा है, काम करने वाला कर्मचारी है, तो उसमें 2 सैनिक सुरक्षा में लगे हुए हैं। यानी इतनी ज्यादा परेशानी बलूचिस्तान में चल रहे काम से है, उस कॉरिडोर को लेकर। इधर से बलूचिस्तान का मुद्दा उठना, पूरी दुनिया में तमाम संगठनों का एकजुट होकर सामने आ जाना, एक के बाद एक पाकिस्तान के लिए मुश्किलें ही कहेंगे इसे। देखिए, कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। ये पाकिस्तान के संदर्भ में एकदम सही बैठता है जी। मिसेस हिलरी क्लिंटन ने कहा था एक समय में कि आप यदि पिछवाड़े में सांप पालते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आपको पड़ोसी को ही काटेगा, आपको भी काट सकता है जी। ये दूसरा पाकिस्तान के संदर्भ में एकदम सही माने में उतर रहा है कि जिस विष को पाकिस्तान जन्म देता है, जिस आतंकवाद की जननी है पाकिस्तान जी, आज उसी आतंकवाद से उसकी परेशानियां बढ़ रही है और ये परेशानी बढ़ती ही रहेगी। और मुझे तो एक बात का फिक्र है कि यदि उसके जो न्यूक्लियर बॉम्ब जो एसेट्स हैं वो जिस दिन आतंकवाद के कमांड कंट्रोल में आ गए तो पाकिस्तान तो उसकी जो अस्तित्व वही खतरे में आएगी। पाकिस्तान के साथ साथ फिर तो पूरी दुनिया के लिए एक तरह से वो ठीक नहीं होगा। एकदम मुझे समझ में नहीं आता पाकिस्तान का सोच जी। 52% लोग या तो गरीबी रेखा के इर्द गिर्द हैं या उसके नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, बिल्कुल। और पाकिस्तान में कुछ सिलेक्टेड कम्युनिटी है, ग्रुप है जो कि ऐश कर रहा है। एक पाकिस्तान के जनरल्स, पाकिस्तान की फौज, ISI और टेररिस्ट के ग्रुप, आतंकवादी और कुछ लैंडलॉर्ड, सिलेक्टेड लैंडलॉर्ड्स, यही है जो पाकिस्तान में ऐश कर रहे हैं। बाकी इतनी बुरी हालत है, पाकिस्तान के आवाम के लोग इतने परेशान हैं। आप यदि सोशल मीडिया पे देखेंगी तो किसी ने एक औरत से पूछा था कि आप 14 अगस्त को कैसे आप इंडिपेंडेंस मनाई, तो उन्होंने कहा कौन सा इंडिपेंडेंस डे, यहाँ तो हर एक दिन एक लाश मिलता है यहाँ बिल्कुल सुना। तो जो ये पाकिस्तान के आम आवाम की जो आवाज़ है उसको पाकिस्तान के हुक्मरान यदि नहीं समझ रहे हैं, अपना कान बंद किए हुए हैं, तो मेरा अपना सोच है कि वो विनाश के रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन परेशानी क्या उनकी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने लगी है? 1 महीने में 2 बार UN के महासचिव को, बान की मून को पत्र लिखा जाना बलूचिस्तान के मुद्दे पर, क्या ये खौफ को नहीं दिखाता? देखिए शशि जी, आज तक हिंदुस्तान की जो छवि रही है वो सॉफ्ट स्टेट की छवि रही है जी। हमेशा हम डिफेंसिव पे रहे हैं, हम हमेशा कश्मीर के संदर्भ में अपने आप को डिफेंड करते रहे हैं और पाकिस्तान हमेशा एग्रेसिव मोड में रहा है जी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद एक टाइटेनिक शिफ्ट आया है, एग्जाम्पलरी शिफ्ट आया है एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी में जी। पाकिस्तान को मोदी जी उनका सही चेहरा पूरे विश्व को दिखा रहे हैं कि तुम
जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हो कश्मीर में, जरा बलूचिस्तान का भी तो ऐनक देख लो। वहाँ जो सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का, 4 प्रोविंस में से एक में सबसे बड़ा प्रोविंस है जी। जहाँ एरिया है 55% एरिया है, वो एरिया कंप्लीटली इनहेबिटेड है सिर्फ 5%। जी। जो बलूचिस्तान है रिच कॉपर गोल्ड में और गैस में है, उसको वो हेविली डेट में है, उसको रॉयल्टी नहीं मिलती, पूरा एक्सप्लॉयटेशन होता है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है। 2 लाख से ज़्यादा लोग 2009 के बाद वहाँ मौत हुई है, 25,000 से ज़्यादा लोग लापता है, और जो शरीर रोड साइड पे पाया जाता है उसके हेड में होल्स ड्रिल किए हुए मिलते हैं, नख निकाले हुए, उंगली से नख निकाले हुए मिलते हैं। इस तरह से जो बर्बरता पाकिस्तान दिखा रहा है, लोग टिक्का खान को कहते हैं बूचर ऑफ बांग्लादेश। बहुत कम लोग को मालूम होगा कि टिक्का खान सही माने में बूचर ऑफ बलूचिस्तान भी रहा है। तो और मैं तो एक ही प्रश्न उठाता हूँ, बलूचिस्तान लीगली कानूनन तरीके से पाकिस्तान का हिस्सा था ही नहीं। 11 अप्रैल 1948 को जोर जबरदस्ती करके जो श्रीनगर में पाकिस्तान ने करने की कोशिश की, कैप्चर करने की, वही उसने प्रतिक्रिया की बलूचिस्तान में, और जोर जबरदस्ती करके उसने बलूचिस्तान को कैप्चर कर लिया। ये तो इलीगल इवेंट है। इस इलीगल इस घड़ी को तो वापस मोड़ने की जरूरत है। हाँ। और जब लेकिन क्या इस घड़ी को मोड़ना इतना आसान होगा? पीयूष जी, मैं आपसे जवाब चाहूंगी, मैं एसपी सिन्हा जी आपसे कुछ और सवाल भी पूछूंगी, लेकिन पीयूष जी सवाल अब यह है कि जिस तरह की चीजें हम देख रहे हैं, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे वो बहुत ज्यादा आवाज उठाना हो, ब्रह्मताग बुक्ति कह रहे हैं कि आप मुझे यहाँ शरण दे दीजिए, यहाँ भारत में वो ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे, नायला कादरी से लेकर के और इनके बहुत सारे जो राजनेता हैं वो अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में बैठकर वहां के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां के लोगों के लिए हक मांग रहे हैं। तो क्या ये लड़ाई इतनी आसान होगी? हालांकि भारत को कितनी बार वो थैंक्स कह चुके हैं, लेकिन क्या भारत में से इसमें अग्रणी भूमिका निभा पाएगा? नहीं, देखिए, भारत ने एक इनिशिएटिव लिया है जी, और पहले भी इसके पहले जब इंदिरा गांधी थी तो उन्होंने बांग्लादेश के लिए को लिबरेट कराया है। उन्होंने उस टाइम में भी द सक्सेसफुल इनिशिएटिव, तो वो भी बलूचिस्तान की बात उठाती रहती थी इंदिरा गांधी। तो निश्चित रूप से बहुत समय बाद अब एक इनिशिएटिव भारत ने लिया है, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं होगी। ये कम से कम उनको एक मॉरल सपोर्ट मिला है, और भारत किस तरह से उनको सपोर्ट और पहुंचा सकता है। लेकिन हमें ये भी देखना है, देखिए ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है वो सबसे बड़ी उसमें जो है परेशानी का मामला बनेगा, क्योंकि उनके इंटरेस्ट वहाँ पैदा हो गए हैं, बहुत बड़े इंटरेस्ट है उसमें चाइना के। इसी के बीच में मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि उस कॉरिडोर को पूरा करना क्या इतना आसान होगा जहाँ एक कर्मचारी पे 2 सैनिक उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, क्योंकि विरोध करने वाले लोग वहाँ बहुत ज्यादा हैं, वो नहीं चाहते कि कॉरिडोर पूरा हो। हाँ, इसीलिए उसमें देरी हो रही है। इसी को लेकर चीन भी बहुत चिंतित है, लगातार चिंतित है। और अगर इस तरह का डेवलपमेंट होता है, फिर से अगर भारत का सपोर्ट मिल गया और बलूचिस्तान में आंदोलन फिर आगे बढ़ता चला जाएगा और उसमें होगा, तो निश्चित रूप से चीन को परेशानी होगी। इसीलिए चीन ने एक तरह से कहा भी है कि अगर भारत जो है ज़्यादा इसमें दखल करेगा तो हो सकता है कि हमें भी फिर दखल करना पड़े। तो ये इतना आसान है कि देखिए, ईरान का भी इंटरेस्ट है वहाँ पे, ईरान भी नहीं चाहेगा। उधर अमेरिका से जिससे बैंक अप ऑन कर सकता था भारत, अमेरिका ने भी साफ कह दिया है कि ये अपना पल्ला झाड़ लिया है। उसने कहा कि ये तो इंटीग्रल मामला, इंटीग्रल टेरिटरी है वो पाकिस्तान की, इसलिए ह्यूमन राइट्स का मामला नहीं बनता, इसको नहीं उठाना जाना चाहिए। तो मुश्किल होगा, लेकिन देर सवेर जो है कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकलेगा। स्ट्रेटेजिकली भी भारत के लिए जरूरी है कि ये बलूचिस्तान का मामले को उठाता रहे, कम से कम, क्योंकि नहीं तो चीन और पाकिस्तान का, खासकर चीन का प्रभाव काफ़ी वहाँ बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर जो है इंडियन ओशन है उसमें उसका प्रभाव बढ़ेगा, और जिसका ट्रेड का जो रास्ता आसान बन जाएगा। जी हाँ, बहुत से उसका प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। अब देखना ये है कि रूस का क्या एटीट्यूड होता है उसमें, क्या भारत रूस को अपनी तरफ आकर्षित कर पाता है, नहीं कर पाता है। और दूसरे बड़े देखिए, अफगानिस्तान का तो रुख है भारत के प्रति है, बांग्लादेश भारत के प्रति है, ये एक अच्छी बात है। इस रीजन के जो देश हैं ये कम से कम भारत के साथ हैं, तो भारत के लिए थोड़ा आसान काम होगा। लेकिन फिर भी ये बहुत टेढ़ी खीर है मैं कहूँगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हैं। पाकिस्तान किसी हालत में नहीं चाहेगा कि वो जो उसका इलाका है वो उससे अलग हो जाए, वो प्रोविंस अलग हो जाए, और ना तो चीन चाहेगा इस तरह की बात हो, क्योंकि उसके बहुत बड़ी वहाँ पे स्टेक्स हैं, बहुत ज़्यादा स्टेक्स हैं, इकोनॉमिक स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी जो है कम से कम जो है, कहाँ से ह्यूमन राइट्स का मामला है तो कम से कम आवाज़ तो उठाएगी, और इतना डिफेंसिव आवाज़ जाएगी। हाँ,
और इतना जो डिफेंसिव खेल खेल रहा है पाकिस्तान, वो इस बलूचिस्तान की आवाज उठाने के बाद ही। अदरवाइज तो हमेशा हमने देखा था कि किस तरीके से कश्मीर के मुद्दे को लेकर बार बार वो बातें उठाता रहता था, ह्यूमन राइट्स की बात करता था। कॉर्नर तो कर ही दिया गया है, पाकिस्तान को कॉर्नर कर दिया गया इस बात को लेके, तो निश्चित रूप से वो चिंतित भी है इस बात को लेके, और इसीलिए वो कह रहा है कि हम यूएन में बात उठाएंगे अभी। हालांकि यूएन में वो पाकिस्तान कश्मीर का मसला लगातार उठाता रहा है, लेकिन अब उसको लगता है कि अब और ज्यादा शिद्दत से वो उठाएगा, लेकिन उससे कुछ होना नहीं है, क्योंकि जहां तक बलूचिस्तान का मामला है वहां बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही है, वहां पे बहुत लोगों पे वहां पे अत्याचार हो रहे हैं, वहां पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचार है जिसको शायद एक्सप्लेन करना भी शब्दों में बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे एसपी सिन्हा जी, एक और चीज जो अमेरिका की स्ट्रेटेजी, और हमेशा से तमाम एक्सपर्ट्स कहते भी रहे हैं कि अमेरिका अपने हिसाब से सारे डिसीजंस लेता है, जो उसके फायदे में होगा उसके बारे में सोचेगा। जब तक उसको पाकिस्तान की जरूरत थी, किस तरीके से पैसे देकर ही सही पाकिस्तान का उसने इस्तेमाल किया, खूब वेपन्स भी दिए, चाहे पैसे में बेचे, चाहे वो एड्स देकर खूब सारे पैसे भी वहां पे आतंकवाद को पनाह देने के लिए दिए गए। अब जिस तरीके से अमेरिका ने पल्ला झाड़ा है बलूचिस्तान से, पीयूष जी भी कह रहे हैं कि अब देखना होगा कि हमें कौन कौन से और देश आकर मदद करते हैं। हालांकि बांग्लादेश और अफगानिस्तान का भारत की तरफ आना या बलूचिस्तान के मुद्दे पर भारत के साथ सहमत होना एक अच्छी बात है हमारे लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको ये बात समझना होगा जी, कि कोई किसी का नहीं है। सब अपने मतलब का गेम खेलते हैं जी, और ये बहुत डायनेमिक स्टेट है। कोई, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इंटरनेशनल एरेना। कोई किसी का परमानेंट दुश्मन और दोस्त या नहीं दोस्त नहीं है। सब अपनी मतलब की भाषा समझते हैं, इसमें मेरा क्या, स्वार्थ सिद्धि। मोदी जी जैसे बोलते हैं हिंदुस्तान के संदर्भ में, उन्होंने कहा था 15 अगस्त में, यदि मैं ये काम करूं तो उसमें मेरा क्या। तो विश्व में वो मेरा क्या एटीट्यूड जो है वो बहुत प्रिवलेंट है, पहली बात जी। दूसरी बात जो मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं मुझे अमेरिका का इसमें एक बहुत गंभीर चाल नजर आ रहा है कि वो चाहता है कि हिंदुस्तान साउथ चाइना सी में थोड़ा सा और एग्रेसिव पोस्चर ले, ताकि उस पे चाइना पे प्रेशर और दबाव आए। हाँ। मिलिटरली भी वो इन्वॉल्व होना चाहिए हिंदुस्तान को जी। लेकिन हिंदुस्तान को बहुत ही सूझबूझ के साथ सब कदम लेना पड़ेगा। देखिए, ग्वाडर जो पोर्ट है उसकी बलूचिस्तान का पहले मैं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूं, फिर ग्वाडर पर कमेंट करूंगा जी। बलूचिस्तान जो है वो 771 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, टोटल कोस्ट लाइन पाकिस्तान 1100 किलोमीटर में। तो कितना इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं। कॉपर गोल्ड में बलूचिस्तान बहुत रिच है। गैस पूरे पाकिस्तान का गैस का रिक्वायरमेंट बलूचिस्तान देता है। हाँ। पाकिस्तान का न्यूक्लियर बेली, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स का वेयर हाउसिंग है, वो बलूचिस्तान में है, इसलिए बलूचिस्तान बहुत सॉफ्ट बेली है जी। इस बेली को यदि चुट्टी काटा जाए तो पाकिस्तान को बहुत कष्ट के दर्द होगा, ये स्वाभाविक है। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो रहा है वो बॉर्डर में जाके टर्मिनेट कर रहा है जी। मोदी जी के एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के तहत ये जो शतरंज का चाल पाकिस्तान ने चीन ने खेला था उसको मोदी जी ने चेकमेट किया चाबहार पोर्ट बना के। चाबहार पोर्ट स्ट्रेटेजिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यदि इकोनॉमिक आर्थिक दृष्टिकोण से हम चाबहार को और एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही अट्रैक्टिव पोर्ट बना देंगे तो ऑब्वियस है कि ग्वाडर की जो रैंकिंग है वो बिग रैंकिंग में आ जाएगी। तो ये भी उसके चिंता का विषय है। तीसरी बात जो ये है कि ग्वाडर पोर्ट को आप इतना मेहनत से 46 बिलियन लगा के कह रहे हैं और जो एक होता है इकोनॉमिक्स में आर्थिक में व्यवस्था में कहते हैं IRR या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ERP, तो वो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ जो इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न है वो यदि कमेंसुरेट नहीं है तो ये कौन सी बुद्धिमत्ता की बात है। और भी बताना चाहता हूं मैं कि यदि आपने जोर दबते फौज को खड़ा करके आप कंस्ट्रक्ट तो कर दिया, आप परमानेंटली उसका सिक्योरिटी का गारंटी ले सकता है पाकिस्तान नहीं। और यदि उस सेफ्टी को गारंटी देना है तो उतना फौज कमिट करना पड़ेगा। तो उतना फौज कमिट करेगा तो कहीं ना कहीं और वैक्यूम आएगा या एडिशनल फोर्स रेज करो। क्या पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि वो और एडिशनल फोर्स रेज कर सकता है? जो F-16 खरीदने के लिए अमेरिका के दरवाजे पे खटखटाता है और बेगिंग करता है और अपने
तरह तरह के गेम खेलता है, स्वार्थ साधने की कोशिश तो करता क्या है। फौज एक और छोटा सा सवाल मैं यहाँ पर लूंगी पीयूष जी आपसे, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। जिस तरीके से एक आपने देखा होगा कि चाइना के जो नेशनल न्यूज़पेपर ने कहा था, नेशनल जो उनकी मीडिया है, उन्होंने कहा था कि ये जो इतना सारा भारी इन्वेस्टमेंट एक जगह किया जा रहा है, समय लगातार बढ़ रहा है और ये रिस्क है कि यहाँ पर जिस एक्सपेक्टेशन के साथ, जिन आशाओं के साथ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उतनी आशाओं की पूर्ति होगी भी या नहीं होगी। यानी चाइना भी अभी पूरी तरह से सहमत नहीं है, या फिर कम से कम पूरी तरह से वो नहीं उम्मीद कर रहे हैं कि वो चीज़, वो काम पूरा हो पाएगा और वो जो चाह रहे हैं वो हो पाएगा उस पोर्ट के जरिए, उस कॉरिडोर के जरिए। नहीं, देखिए वो तो हो जाएगा, लेकिन सिर्फ समय लग रहा है, क्योंकि वो बहुत रिच एरिया है और वहाँ से जो एनर्जी नीड है चाइना की ना, वो बहुत पूरी होगी वहाँ से जो होगी। इसीलिए वो और ज़्यादा उत्सुक है। उसके अलावा वो बहुत सी चीज़ें वहाँ पे बनाने वाला है और बहुत से वहाँ पे माइंस है, तमाम चीज़ें, बहुत से रिसोर्सेज रिच है वो एरिया जो है बलूचिस्तान का बहुत ज़्यादा। लेकिन तो उसका इसलिए जो चैलेंज है वो उसको पूरा होने तक है। चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए चाइना लगा हुआ है किसी तरह से जो है उन डिफिकल्टीज का सामना करते हुए, निकलते हुए वो जल्दी से जल्दी उसको पूरा कर सके। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, मतलब, और बीच रास्ते में वो छोड़ नहीं सकता है। कम से कम 46 बिलियन का है शायद, $1 बिलियन का वो प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा। और प्रोजेक्ट में लगातार जो पैसा है वो बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, बढ़ता जा रहा है, तो उसकी चिंता तो है, बढ़ता जा रहा है। और अब ये जो मोदी जी ने जो ये एक जो खोल दिया है फ्रंट, उससे और चाइना निश्चित रूप से परेशान हुआ है। कहीं ना कहीं अब उसको लगता है कि ये भारत की तरफ उसको भी अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, नहीं तो वो उसके लिए किरकिरी की बात हो जाएगी। और जिस तरीके से अब दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय की कमी है। और एक बात ये भी हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार कहा जाता रहा है कि बलूचिस्तान और कश्मीर को कंपेयर नहीं किया जा सकता, तो ये बिल्कुल सच है, कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कश्मीर में ऐसे हालात कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और जिस तरीके से बलूचिस्तान में ना मीडिया पहुंचता है और जिस तरीके से वहां पर मानवाधिकारों का उल्लंघन है, वो एक एक तस्वीर के साथ पूरे दुनिया के सामने, पूरे विश्व के सामने अब आता जा रहा है। यानी पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी, और ख़ासतौर से भारत की बदली हुई कूटनीति की वजह से। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।